अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद होकर मैं खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जनाब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया है और पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद को मंजूर किया जाएगा, जिसमें हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जाएगा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से और पाकिस्तान की साख को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मजरूह करने के जुर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए। न सिर्फ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ करारदादों को मंजूर किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों में भी करारदादों को पेश किया जाएगा और इन करारदादों को मंजूर कराया जाएगा ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ रियासत के जो बसने वाले लोग हैं वो अपनी विल का इजहार करें। और चूंकि रियासत के अंदर जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहां पर अवामी नुमाइंदे ही अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर सूबाई सतह पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ करारदादों को मंजूर किया जाएगा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इन करारदादों को मंजूर किया जाएगा, तो ये इस बात का सबूत होगा कि रियासत के अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल अरीना में नहीं देखना चाहते और ये इस बात का भी सबूत होगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि गल वधी नहीं बल्कि गल उस हद तक वध गई है जितो पैन पीछे हटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है और मुमकिन तौर पर रियासत की तरफ से लिए जाने वाले इस फैसले की, जिसकी अनाउंसमेंट वजीर आजम साहब ने खुद की है, बलूचिस्तान असम्बली के अंदर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ करारदाद को मंजूर करके इस अमल का आगाज कर दिया जाए, यानी हो जाएगी बिस्मिल्लाह आज मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान असम्बली से। यह इस बात का भी इशारा है कि रियासत अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी प्रोजेक्ट इमरान खान को हतमी तौर पर क्लोज करने के फैसले पर पहुंच गई है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई का जायजा लेना होगा, क्योंकि अगर हम इस कार्रवाई का जायजा लेंगे तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, वफाकी काबीना के इजलास के अहम तरीन निकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मुमताज सहाफी जनाब मतीउल्लाह जान साहब की, जिनके बारे में ये इतलात उनके साहबजादे की तरफ से सामने आई हैं कि कल रात को 11:30 बजे उन्हें पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग में दूसरे जर्नलिस्ट जनाब साकिब बशीर साहब के हमरा मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और साकिब बशीर साहब को पिम्स हॉस्पिटल से कुछ फासले पर I-9 सेक्टर के अंदर गाड़ी से उतार दिया गया और नामालूम नकाब पोश जो है वो मतीउल्लाह जान साहब को लेकर नामालूम मुकाम के ऊपर चले गए। इस हवाले से साकिब बशीर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से रुजू करने का भी ऐलान किया है और आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब की जो है मुबैना गुमशुदगी के हवाले से रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की जा चुकी होगी। मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे ने मतीउल्लाह जान साहब की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद एक ट्वीट किया है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे की तरफ से एक वीडियो बयान भी जारी किया गया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि मतीउल्लाह जान साहब को महज इस वजह से जो है वो उठाया गया है या उनको गुमशुदा किया गया है कि वो हकीकी सूरत हाल अवाम के सामने लाना चाहते थे, खास तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के डी चौक पर पहुंचने और डी चौक पर होने वाले मुबैना ऑपरेशन से मुबैना हलाकतों के हवाले से। और उनका यह मानना था कि पिम्स हॉस्पिटल हलाकतों और जख्मियों की तादाद को छुपा रहा है। मतीउल्लाह जान के साहबजादे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं मुतालबा करता हूं कि मेरे वालिद को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए और उनके अहले खाना को फौरी तौर पर उनके ठिकाने के हवाले से मुतला किया जाए कि वो ये कहाँ हैं। उनका ये भी कहना था कि ये वाक़या इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहिरों की उनकी जुर्रतमंदाना कवरेज के बाद पेश आया। मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे लिखते हैं कि मतीउल्लाह जान हैज़ बीन अबडक्टेड फ्रॉम द पार्किंग्स ऑफ पिम्स टुनाइट एट अराउंड 11:30 बाय अनमार्क्ड अबडक्टर्स इन एन अनमार्क्ड व्हीकल अलोंगसाइड साकिब बशीर who was let go 5 minutes later. This follows his courteous coverage of the protests in Islamabad. I demand that my father be let go immediately and his family immediately be informed of his whereabouts, यानी उनके बारे में इतला दी जाए कि वो कहाँ हैं।
مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے اٹھا لیا جائے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے 2020 میں بھی مطیع اللہ جان صاحب کو اسی طریقے سے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں جہاں پر وہ پڑھاتی ہیں ان کے اسکول کے باہر سے اغوا کر لیا گیا تھا اور بعد میں رات کو فتح جنگ کے صحرائی علاقے سے ان کی بازیابی ہوئی تھی. لیکن وہ ان کو اس وقت کس نے اٹھایا تھا, کیوں اٹھایا تھا, مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے یہ تمام انفارمیشن ابھی تک سیگہ راز میں ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس کی بھی جو سنجیدگی کا لیول ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ کسی بھی جرنلسٹ کو آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کی پولیٹیکل سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے اغوا کرنا, چاہے وہ مطیع اللہ جان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, یہ یقینی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی. یہ بات بھی درست ہے کہ جرنلسٹوں کو اپنی جو ہے نا خواہشات کے بھنور میں نہیں آنا چاہیے, ان کو خواہش کو خبر کا درجہ دینے سے گریز کرنا چاہیے, اور خاص طور پر ایسے حساس معاملات پر جہاں پر ریاست کی بہت ہی زیادہ انٹینس قسم کی انوالومنٹ موجود ہو, اس موقع پر تو احتیاط کا دامن کسی طور پر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور خاص طور پر رپورٹنگ کے عمل کے دوران, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر جو مفروضے ہیں یا مفروضوں پر مبنی خبریں ہیں وہ بہت حد تک پھیلی ہوتی ہیں, اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی عروج پر ہوتا ہے. اس موقع پر اگر آپ سکروٹنائز نہ کریں فیکٹس کو تو پھر جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے ایک منظم طریقے کے ساتھ. لہٰذا گزارش ہے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کہ وہ مطیع اللہ جان صاحب کو فوری طور پر بازیاب کرائیں اور ان کی سیکیورٹی کو 100% یقینی بنایا جائے. اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن کسی بھی جرنلسٹ کو اس طریقے سے اغوا کرنا یا اس کو لاپتہ کرنا کسی بھی طور پر ایک درست اقدام نہیں ممکن ہو سکتا. اور خاص طور پر اس موقع پر جب اس احتجاج کے خاتمے کے بعد کچھ پازیٹیو سائنز ہمیں معیشت کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پر جہاں پر انڈیکس یہ احتجاج کے آغاز پر گر گیا تھا تقریباً 4624 پوائنٹس, اور جو انڈیکس آج سے 3 دن پہلے 99,600 پر پہنچ چکا تھا وہ ایک دم 4600 پوائنٹس نیچے آیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سیاست کے اندر ہونے والی اتھل پتل تھی اس نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کو متاثر کیا. اور آج اس احتجاج کے اختتام بلو ایریا کو کلیئر کرنے, اسلام آباد سے کنٹینر ہٹانے, لاہور سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور کراچی تک ٹریفک کو مکمل طور پر ہائی ویز کو بحال کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج صبح ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی PS انڈیکس جو ہے اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,00,000 پوائنٹس کا سنگ میل کو عبور کر لیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی قابل ستائش اقدام بھی ہے, اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد نہ صرف بحال ہو رہا ہے بلکہ سٹاک مارکیٹ میں ہونے والی انویسٹمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملکی انڈسٹری بھی فلرش کر رہی ہے, اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے اندر حصص کی خرید و فروخت اور اس خرید و فروخت میں اضافے کی یہ شرح یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سٹاک مارکیٹ 17 ماہ قبل صرف 40,000 پوائنٹس کی سطح پر موجود تھی, اور صرف 17 ماہ کے قلیل عرصے میں مارکیٹ میں 60,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, اور اس وقت یہ 1,00,000 پوائنٹس کے اوپر وہاں پر جو انڈیکس لیول ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معیشت کے استحکام کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستان کے سرمایہ کاروں نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کا یہ جو اجلاس جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا, جس میں اس بات پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نامی جماعت کو اب اپنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور اس کو مزید کسی طرح کی کوئی سپیس نہیں دی جائے گی, بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کابینہ کے اجلاس میں جہاں پر ایک جانب اس بات کا اظہار کیا کہ لشکر کشی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے, وہاں پر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اسلام آباد سے لشکر
कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया था और सिक्योरिटी इदारों ने बहुत अच्छी हिकमत अमली से धरने का खात्मा किया और इसके नतीजे में आवाम को सुकून मुयस्सर हुआ। ये फसादी तरक्की के मुस्तकिल दुश्मन हैं और आज के बाद इनको मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि रियासत अब इनके लिए जो स्पेस है उसको बतदरीज श्रिंक करती जाएगी और आखिरकार इनको हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। वजीर आजम के ये रिमार्क्स भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है जो इस फैसले की बुनियाद बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वजीर आजम साहब का ये कहना था और निहायत क्लैरिटी के साथ वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का जिक्र किया कि अब वक्त आ गया है हम सख्त फैसले करें क्योंकि वतन की तरक्की खुशहाली के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। आज के बाद इन फसादियों और पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम का यह भी कहना था कि अगर हर रोज फसादी अगर यहाँ जंग का मैदान लगाएंगे तो हम बहाली की तरफ जाएं या फिर इन पर अपनी तवानाइयां सर्फ करें। अब कौम को फैसला करना होगा कि एहतजाज की सियासत को जारी रखना है या मुल्क की मईशत व बहाली को देखना है। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि अगर 9 मई के मुल्जमान को करार वाकई सजाएं दी जाती तो फिर हम ये दिन आज नहीं देख रहे होते। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने रेंजर्स के जवानों और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को शहीद किया। फसादियों के पास असलाह मौजूद था। मैं पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश देता हूं जिन्होंने हमले को नाकाम बनाकर फसादियों को पीछे धकेल दिया। अब अगर आप वज़ीर आज़म साहब के इस बयान के ऊपर तवज्जो करें तो इसके अंदर 2 नुक्ते बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि ये जो ऑपरेशन किया गया ये इसके अंदर जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनका भरपूर तावन, मुआवनत और शाबाशी शामिल थी और ये इस बात का सबूत है जो वज़ीर आज़म साहब ने काबीना के इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि रियासत और रियासत से वाबस्ता इदारे इस वक्त न सिर्फ सेम पेज पर मौजूद हैं बल्कि वो रियासत दुश्मन अनासर से निपटने के लिए किसी तरह का भी जो कॉम्प्रोमाइज है वो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा नुक्ता वज़ीर आज़म साहब की तरफ से यह था कि अब सख्त फैसले करने का टाइम आ गया है। अब सख्त फैसले किन के खिलाफ होंगे? यकीनी तौर पर उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ होंगे जो इस वक्त रियासत के पायदार इस्तेहकाम में रुकावट बनने जा रहे हैं। उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त फैसले होंगे जो पाकिस्तान की मईशत को डीरेल करने जा रहे हैं, जिसके इस्तेहकाम का सबूत अभी मैंने आपके सामने पेश किया है, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स जो है वो 1 लाख पॉइंट्स की जो हद है उसको तारीख में पहली मर्तबा क्रॉस कर चुका है और ये महज 17 माह की एक महदूद मुद्दत के दरमियान हुआ है जहां पर इंडेक्स 40,000 पॉइंट से बढ़कर 60,000 पॉइंट के इजाफे के साथ 1 लाख पॉइंट तक आ चुका है। अब अगर यह कहा जाए कि इस तरक्की को मईशत के इस इस्तेहकाम को खलंडरों के सुपुर्द कर दिया जाए, फसादियों के सुपुर्द कर दिया जाए या इंतशारियों के सुपुर्द कर दिया जाए, ये किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब इस फितने की बेहकनी का फैसला कर लिया गया है। आज मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको इस हवाले से आगाह भी किया था कि पाबंदी के हवाले से अहम तरीन फैसले लिए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें अब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं। इस हवाले से भी इतलात हैं कि बलूचिस्तान की असम्बली जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था उसके हवाले से अभी ताज़ा खबर ये आई है कि बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जनाब सलीम खोसा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पेश करने जा रहे हैं और इस करारदाद के मतन के मुताबिक पीटीआई की तरफ से पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ जारी हैं। 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात की भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक जिम्मेदार है। लिहाजा पीटीआई मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इस इंतशारी टोले की सरगर्मियों ने हर शोबे को मुतासर किया है। करारदाद में मुतालबा किया गया है वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी आयद करे और इस हवाले से किसी तरह का कोई भी जो इकदाम है आईनी हदूद के अंदर रहते हुए वो लिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज हो गया है। अब वफाकी हुकूमत ने चूंकि वफाकी काबीना में इस बात का इम्कानी तौर पर फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और इस मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाएगी। इस तारीख का जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा इसका अभी हतमी तौर पर ऐलान इस वजह से नहीं किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर या काबीना के अंदर मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है वो मौजूद नहीं है और पीपल्स पार्टी का इस वक्त हुकूमत के साथ कुछ इख्तलाफात भी चल रहे हैं। लिहाजा
कोशिश ये की जाएगी इस हतमी तारीख की अनाउंसमेंट से पहले कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने के लिए दीगर तमाम वसाइल को भी इस्तेमाल किया जाए और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुमकिन तौर पर वजीर आजम साहब की अगले चंद घंटों के दौरान, यानी अगले 24-48 घंटों के दौरान उनसे मुलाकात होने जा रही है, जिसमें वफाकी काबीना के इस फैसले से उनको आगाह भी किया जाएगा और उनसे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भी की जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस करारदाद की मंजूरी के अंदर अपना रोल प्ले करें और वज़ीर आज़म साहब खुद भी जनाब बिलावल भुट्टो से रब्ता करेंगे और दीगर इख्तलाफात को हल करने के लिए जनाब इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगा दी गई है। लिहाजा रियासत के हतमी फैसले के बाद मुझे ऐसे लगता है कि प्रोजेक्ट इमरान के सामने दी एंड बड़े ही वाज़े तौर पर लिख दिया गया है और ये जो प्रोजेक्ट इमरान है ये अब परमानेंटली क्लोज्ड है और अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात सियासी मंजरनामे पर मौजूद नहीं होगी। दैट्स फाइनल। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।